नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो भूतपूर्व सेक्रेटरी मिस्टर भालचंद्र ठाकरे के कार्यकाल में जो पात्रता हुई है, जो सप्लीमेंट्री परिशिष्ट 2 मतलब पुरवनी परिशिष्ट 2 निर्गमित की गई है, उसके विषय में बात करेंगे, जो कि बहुत बड़ा विषय है। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ऑर्डर होने के बावजूद भी उस चीज़ को मान नहीं रहे, और उस चीज़ के अंदर क्या तथ्य है, क्या सही है, ये चीज़ हम आज समझेंगे। तो दोस्तों, भालचंद्र ठाकरे साहब, जिनका एसआरए में 22/9/2010 को उनकी नियुक्ति की गई और 4/9/2014 को उनका वहाँ पे तबादला हुआ या रिटायरमेंट हुआ, जो भी। अब ये 2010 से 2014 तक वहाँ पे कार्यरत थे, और उस समय में भालचंद्र ठाकरे साहब ने बहुत लोगों के परिशिष्ट 2 को निर्गमित किया, क्योंकि उस समय भालचंद्र ठाकरे साहब अपीलीय अधिकारी थे। उनको अपीलीय अधिकारी की मान्यता थी, और ये मान्यता उनको, जो भी मान्यता है, 13/1/2014 को उनकी अपीलीय प्राधिकारी की मान्यता को रद्द कर दिया गया, और वो मान्यता दी गई एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट को। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि पहली बात तो, जो अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, अपीलेट अथॉरिटी को कोर्ट ने भी कहा गया है कि वो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, मतलब उनका काम है सत्य की पड़ताल करना। और मैंने अपनी लाइफ में भालचंद्र ठाकरे साहब के पहले पहले किसी भी सेक्रेटरी एसआरए को परिशिष्ट 2 निर्गमित करते हुए नहीं देखा है, ना ऐसी कोई कॉपी मेरे सामने आई। लेकिन इनके कार्यकाल में आई, जबकि अपीली प्राधिकारी का काम है जो भी अपील उनके सामने आती है उसको देखना, उसकी सत्य की पड़ताल नहीं करना, और एक ऑब्जर्वेशन या उसके ऊपर जो भी डिसीजन है वो कंपिटेंट अथॉरिटी को देना कि इनके जो डॉक्यूमेंट है वो हम देख रहे हैं, ये पहले के, इसके वेरिफिकेशन कीजिए और पात्रता कीजिए। लेकिन यहाँ दोस्तों कुछ अलग ही हुआ है, यहाँ कुछ अलग ही हुआ है, क्योंकि यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये पात्रताएं हुई है उसके अंदर डिपार्टमेंट ने खुद ही उंगली उठाया है, यहाँ पे खुद ही उंगली उठाया है। अभी इसके अंदर एक मैटर उठा है कि जो रिलायंस एनर्जी के अंदर जो मिस्टर भार्गव आचार्य ऑफिसर थे रिलायंस एनर्जी में, उनको 27/4/2018 को फ़ोन किया गया कि श्रीमती मनीबाई विक्रम जावले, उनका नंबर बताया गया, और श्री भार्गव आचार्य द्वारा उनका चेक किया गया, और एसआरए को टेलीफोनिक मैसेज दिया गया कि रिलायंस बिल का जो भी नंबर था वो श्रीमती आशा कनकिया के नाम पे है, और वो उनका जो एड्रेस है वो जेवीपीडी का है। मतलब यहाँ नाम किसी और का था और उनके रिकॉर्ड में नाम कोई और था, और उनको पात्रता दी गई थी सेक्रेटरी एसआरए मिस्टर भालचंद्र ठाकरे द्वारा। ये 4/5/2018 के स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट में लिखी हुई है, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑर्डर में लिखी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को सीओ को रखा गया था, और सीओ को इस चीज़ में बताया गया था कि भाई ये चीज़ है, ये डाउटफुल है। और दूसरी उसके अंदर ये भी बताया है कि भालचंद्र ठाकरे साहब ने, जो उनका पोस्ट था 22/9/2010 से लेकर 4/9/2014 तक, उन्होंने अपने पोस्ट का, अपने पद का नाजायज फ़ायदा उठाया है। जो पात्रता के अंदर पीईपी हो या रेगुलर पात्रता हो, उसके अंदर उन्होंने अपने नाजायज फ़ायदा उठा के इनकी पात्रताएं की गई है। उसके बाद उन्होंने कहा
अभी एक मंगलमय, उन्होंने कहा कि मंगलमय एसआरए कोऑपरेटिव सोसाइटी एसआरए कांदिवली वेस्ट, उनके यहाँ पे श्री मोहन बी राम, उन्होंने कंप्लेंट की और सेम सिग्नेचर ऑनरेबल ठाकरे साहब की उसमें मिली, जो कि उसकी भी वो भी मिसयूज़ किया गया है, पावर पद का नाजायज फ़ायदा उठाया गया है। और उस पर फिर कहा गया कि इट इज़ देयरफॉर फेल्ड द वेरएवर द एनेक्शल टू विद सिग्नेचर ऑफ द, उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे जो भी हुआ है, जो सिग्नेचर भालचंद्र ठाकरे के सिग्नेचर से जो भी सप्लीमेंट्री निकली हुई है, उसकी ओरिजिनल हो या जेरोक्स कॉपी हो, द सेम इज़ रिक्वायर्ड टू बी अगेन चेक्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कंपनी अथॉरिटी, कि उनकी जो भी कॉपियाँ चाहे ओरिजिनल हो या जेरोक्स हो, उसको फिर से क्रॉस चेक किया जाना चाहिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा। और फिर उन्होंने कहा अनलेस द कॉपी ऑफ सच एनेक्शल टू विद सिग्नेचर ऑफ श्री ठाकरे साहब द देन ऑनरेबल सेक्रेटरी एसआरए इज क्रॉस चेक्ड बाय द कंपनी अथॉरिटी, द सेम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक। अभी उन्होंने कहा कि भले कुछ भी हो, जो कॉपी भालचंद्र ठाकरे साहब के सिग्नेचर से हुई है, जो भूतपूर्व सेक्रेटरी एसआरए थे, उसका क्रॉस चेक करना, पुनर्पड़तालनी करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक कंपनी अथॉरिटी इसकी पुनर्पड़तालनी नहीं करती है, तब तक इसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। उसमें लिखा है सेम कैन नॉट बी ट्रीटेड ऑथेंटिक, कि उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ये लिख के भेजा गया अमित कुमार दवे, स्टेट मैनेजर एसआरए। इन्होंने कॉपी भेजा और जिसपे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अप्रूव्ड किया एज अप्रूव्ड। और उसके बाद सेक्रेटरी एसआरए द्वारा 17 मई 2018 को ऑफिस ऑर्डर निकाला गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मूल परिशिष्ट 2 मध्ये काही झोपडीधारक अपात्र असतात, सदरचे झोपडीधारक अपीला अंती पुरवणी परिशिष्ट 2 मध्ये पात्र होतात, परंतु काही अंशी तत्कालीन सचिव माननीय श्री भालचंद्र ठाकरे यांचा स्वाक्षरीबाबत सदरचा पात्रतेबाबत संदिग्धता दिसून आली, त्यामुळे आपण संबंधित अर्जदार यांच्या पात्रतेबाबत खात्री करून संबंधित विकासास प्रस्तावित करावी। अब दोस्तों ये उन्होंने क्लियर कट ऑर्डर दिया है कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है और इनका जो भी पात्र था उसकी वापस से पुनर्पड़तालनी करके इस बारे में डिटेल्स दो। लेकिन दोस्तों ये ऑफिस ऑर्डर तो निकल गया, लेकिन डिप्टी कलेक्टर एसआरए ने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उप जिला अधिकारी एसआरए के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब इसका मैटर कहाँ से आता मैं बताता हूँ। दोस्तों 2019 में हमारे यहाँ कुछ लोग 153 का एप्लीकेशन फाइल करने गए थे। उसमें 2 लोग ऐसे थे जिनकी पात्रता सेक्रेटरी एसआरए द्वारा हुई थी, और उस समय वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने उस चीज़ को लेने से मनाही कर दिया, बोले ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। तो हमने पूछा, उन्होंने हमसे आके कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो वो ले नहीं रहे। बोले क्यों नहीं ले रहे भाई, पात्रता है तो लेना होगा। तो हमने जब वहाँ पे पता लगाया, उनसे पूछा अधिकारी से, तो अधिकारी ने, मेरे ख्याल से महेश नलावड़े साहब थे, महेश नलावड़े साहब से हमने पूछा कि सर ये जो कॉपी है पात्रता हुई तो आप क्यों नहीं ले रहे? तो बोले नहीं नहीं ये आपको पता नहीं है, ये कैंसिल कर दी गई है, ये कॉपी कैंसिल कर दी गई सीईओ एसआरए ने, जब तक इसका क्रॉस चेक नहीं होगा हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको 153 में नहीं ले सकते। अच्छा दोस्तों ठीक है, हमने फिर यहाँ वहाँ करके जो ऑर्डर कॉपी थी वो ऑर्डर कॉपी निकाली, ये जो मैंने अभी आपको बताया 18/4 का, तो ये कॉपी निकाली हमने। और कॉपी निकालने के बाद हमारी सोसाइटी में टोटल तकरीबन 31 लोग ऐसे लोग हैं, और जिसमें जो चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमेटी के एक मेंबर के अलावा और भी लोग हैं। लेकिन उसमें बहुत लोग बोगस हैं, उसमें ओरिजिनल भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब गलत है, ओरिजिनल भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट पुराने हैं, 95 के डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन आज इस ऑर्डर की वजह से अगर कल यही चीज़ सत्यता पे
ये प्रमाणित हो गई कि भाई ये नहीं चलेगी, तो क्या आने वाले समय में जब अलॉटमेंट के समय क्या ये एआर डिपार्टमेंट को अलॉटमेंट करेगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर? जबकि यहाँ ऑर्डर है, सीईओ एसआरई का ऑर्डर है, सेक्रेटरी एसआरई का ऑर्डर्स है, ऑफिस ऑर्डर्स का मतलब होता है जीआर। लेकिन अब यहाँ सुनवाई के नाम पे नील बट्टा सन्नाटा है। अब दोस्तों उसके अंदर क्या हुआ कि हमारी मैटर चल रहे थे सोसाइटी के खिलाफ। अब सोसाइटी के खिलाफ चल रहे थे तो हमने वहाँ पे मुद्दा डाला था कि भाई हमारे यहाँ चेयरमैन, सेक्रेटरी और एक कमेटी मेंबर जो हैं वो सेक्रेटरी एसआरए ने पात्र किया गया है, और जो कि पात्रता हुई है उनकी 28 जनवरी 2014 और 30 जनवरी 2014 को। अब वहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये अपील अथॉरिटी का जो पोस्ट था सेक्रेटरी एसआरए का, वो 13/1/2014 को रद्द कर दिया गया। 13/1/2014 को रद्द कर दिया गया और ये पोस्ट दी गई है एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट को। अब एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट सबर्बन, मुंबई सिटी, उपनगर, जो भी पूर्व नंबर उनके हिसाब से, लेकिन सेक्रेटरी एसआरए के पास अब कोई भी पावर नहीं है। तो 13/1/2014 को जब ये चीज़ हुई, जब 13/1/2014 को राजपत्र घोषित हुआ कि भाई यहाँ पे हम नहीं कर सकते। देखिए सर, ये है राजपत्र 13/1/2014 का, जो राजपत्र 18/1/2014 को प्रकाशित हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से 13/1/2014 को नोटिफिकेशन हुआ है। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 5 में कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उप जिला अधिकारी, इंक्रोचमेंट और अपीलेट अथॉरिटी, एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट, ये होंगे। तो अब दोस्तों बात यहाँ पे आती है कि जब ये 13/1/2014 को इनका पावर ख़त्म हो गया है, तब ये 30/1/2014 को और 28/1/2014 को कोई भी सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 कैसे पास कर सकते हैं? लेकिन डिपार्टमेंट में कोई सुनने को तैयार नहीं, ना सीईओ साहब के ऑर्डर्स को मान रहे हैं, ना ऑफिस ऑर्डर्स को मान रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आई, जब हमारे मैटर्स चले तो हमने वहाँ पे बताया, तब हमारे यहाँ के जो एआर हैं, सहायक निबंधक संध्या मंगेश बावनकुले, उन्होंने कमेटी की जितने लोग थे, अब पता नहीं उनको लिस्ट कौन दिया मुझे नहीं मालूम, अब उसमें भी एक बंदा जो है 11 नंबर पे, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर है ही नहीं, इस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो भी नाम उसमें आ गया एनेक्शन नंबर 240, जो कि गलत नाम आया। तो यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट भेजा डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार एसआरए को एक लिस्ट भेजा, जिसके अंदर ये कहा कि ये लोग की जो डिटेल्स मुझे दीजिए कि ये लोग पात्र है या अपात्र हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ चलती रही। अब डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार एसआरए में जो पाटिल साहब हैं और वैभव गोवेगाकर साहब हैं, अब इन्होंने क्या किया, इस लेटर को दबा के रख दिया। ये लेटर था 13/3/2023 को। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा गेम कैसे कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ मैटर चल रहा है 77A और 77I का, और यहाँ पे बावनकुले मॅडम के यहाँ से लेटर किया जाता है, तरी उपरोक्त वरील नमूद 11 झोपडी धारकांचा पात्रता व आपल्याकडील पुनर्वसन योजने मंजूर परिषद 2 पुरवणी परिस्थितीनुसार सदरचे झोपडीधारक पात्र आहे किंवा कसे याबाबत कार्यालयात अवगत करावे, जेणेकरून सदिका वितरण करणे कामी पुढील कारवाई करणे सोयीचे होईल। दोस्तों अभी हमारी यहाँ पे रिहा बिल्डिंग तैयारी नहीं हुई है, और ये 13/3/2023 को संध्या मंगेश बावनकुले जो सहायक निबंधक है, वो लेटर दे रही है कि भाई इनकी पात्रता हमको बताओ, तो हम इनको जो भी अलॉटमेंट करने में सुविधा होगी। तो मैडम ये अलॉटमेंट का तो मैटर था ही नहीं, ये मैटर था कि जो अपात्र आदमी है वो सोसाइटी में चेयरमैन सेक्रेटरी की पोस्ट पे कैसे, मुद्दा वहाँ था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13/3/2023 से लेके अब इस चीज़ को 18 मई 2023
मतलब 2 महीने बाद जो भी हम लोग वहाँ पे जाके भाग दौड़ी करने के बाद ये किया गया कि सर ये मैटर चल रहा है हमारा, वहाँ पे हमको दीजिए। अब ये 18 मई 2023 को ऑर्डर होता है, जबकि अप्रैल में हमारी सहायक निबंधक मैडम ने 77 का ऑर्डर भी पास कर दिया। उनको ये भी नहीं पता चला भैया रिपोर्ट तो आई नहीं है तो ऑर्डर कैसे पास करेंगे। उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिया और प्रशासक भी नियुक्त कर दिया। मतलब जो एसआरई के करप्शन, एसआरई की धांधली, एसआरई के अधिकारियों की तानाशाही और इनकी मनमानी कैसी हो बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों यहाँ पे एक गरीब आदमी घुटने टेक देता है, एक गरीब आदमी घुटने टेक देता है। ये अधिकारियों को ये नहीं मालूम होता है, पर समझ भी नहीं आता है कि भाई ये स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी है, बिल्डर रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी नहीं है, जहाँ पे स्लम वासियों को कोई भी रिलीफ नहीं दी जाती है, कोई भी रिलीफ नहीं दी जाती है। और डेवलपर को हर रिलीफ उपलब्ध है, चाहे वो कानून तोड़ के हो, क्योंकि सोसाइटी के पीछे खड़े होते बिल्डर। अब दोस्तों यहाँ पे 18 मई 2023 को रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि 11 में से एक तो लास्ट का जो बंदा बताया था, मैं था ही नहीं तो लिख के दिया था कि भाई इनका नाम ही नहीं है अक्षर में। अब यहाँ पे देखिए गड़बड़ी कैसी होती है। अब यहाँ पे गड़बड़ी होती है कि पहले जो चेयरमैन हैं उनको बताया जाता है कि 28/1/2014 को सेक्रेटरी एसआरए ने पात्र किया है, तो पात्र हैं। फिर दूसरे हैं सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी जो है उनको बताया जाता है कि ये जो भी है इनको डिप्टी कलेक्टर ने अपात्र कर दिया है। अब देखिए यहाँ मैटर ही अलग हो रहा है, इनको डिप्टी कलेक्टर ने अपात्र किया है, जबकि इनकी भी सप्लीमेंट्री है 30/1/2014 की, बराबर है। अब यहाँ गेम कैसे घुमा जा रहा है, अब इनको यहाँ पे अपात्र कर दिया। अब फिर तीसरे नंबर पे जो वहाँ पे कमेटी मेंबर है उनको बताया जाता है कि 18/1/2014 को, अब ये 28/1/2014 को उनको पात्र किया है सेक्रेटरी एसआरए ने। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब 13/1/2014 को सेक्रेटरी एसआरए का पावर ख़त्म हो गया था, तो 28/1/2014 को और 30/1/2014 को सेक्रेटरी एसआरए किसी की पात्रता कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ क्या। जिस अधिकारी के पास जो काम करने का जुडिक्शन नहीं है वो कर सकता है क्या, कर सकता है क्या। अब दोस्तों यहाँ पे एक हाई कोर्ट की कॉपी मिली मुझे, हाई कोर्ट का मैटर चला था जिसके अंदर हाई कोर्ट में एसआरए ने खुद एडमिट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो भी यहाँ पे पावर था, दोस्तों ध्यान से देखना, इसमें पावर दिखिएगा, हमारा जो भी पावर था वो पावर 13/1/2014 को ख़त्म हो चुका है। 13/1/2014 को ख़त्म हो चुका है, पब्लिश इन द गवर्नमेंट गजेट ऑन 18/1/2014, कि जो पब्लिक गवर्नमेंट गजेट में पब्लिश हुआ है 18/1/2014। तो जब 13/1/2014 को आपका ये चीज़ ख़त्म हो गया और एसआरए ने यहाँ पे बोला है कि 13/1/2014 को हमने जो भी अपील पेंडिंग थी वो एडिशनल कलेक्टर कार्यालय में भेज दिया था। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर 18/1/2014 पकड़िए तो भी 10 दिन पहले वो कॉपी हमने एडिशनल कलेक्टर यहाँ जो अपील पेंडिंग्स थी कि भाई इनका निपटारा करना है, उसको हम एडिशनल कलेक्टर यहाँ भेज चुके थे। तो अब दोस्तों बात ये आती कि जब वो सब अपील भेज दिए थे तो ये जो लोगों की पात्रताएं हुई है वो 28/1/2014 और 30/1/2014 को कैसी हुई। अब ये बहुत बड़ा विषय हो गया है। अब बड़ा विषय कैसे होता है, हो गया है सर, ये बताता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर 31 लोग, हमारी सोसाइटी में 31 लोग, और पूरी मुंबई में कितने, और भी सोसाइटियों में तो पात्रता हुई होगी आफ्टर। और वैसे भी सीओ एसआरए साहब ने 2018 के ऑफिस ऑर्डर में सेक्रेटरी एसआरए ने सबको निरस्त कर दिया है। तो इस चीज़ को मान्य कैसे किया जा रहा है।
ये तहसीलदार एसआरए कैसे मान्य कर रहे इसको कि भैया पात्र हैं करके? तो मतलब ये सीओ साहब के ऑर्डर का उल्लंघन नहीं है, ये आपके ऑफिस ऑर्डर का उल्लंघन नहीं है क्या? ये बताया जाए। ना इस चीज़ को संध्या बावनकुले मान रही है, ना इस चीज़ को डिप्टी कलेक्टर एसआरए में कोई मान रहा है, ना वैभव गुहे गाँवकर मान रहे हैं, और ना ही यहाँ पे जो पाटिल साहब थे, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं है, वो मान रहे हैं। तो भाई जब आप सीओ एसआरए के ऑर्डर्स ही नहीं मानते हो तो सीओ एसआरए साहब को बैठाया है क्यों ऑफिस में? तो सीओ एसआरए साहब का पोस्ट खाली कर देना चाहिए। सीओ साहब का इस पोस्ट का ऑर्डर तो कोई नहीं मानता है सर। अभी मैंने बताया ना, मैंने अभी बोड़के साहब से मिला था, तो बोड़के साहब को पूछा कि सर सीओ एसआरए में 32 में ऑर्डर दिया था कि जब तक भाड़ा क्लियर नहीं होता कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संध्या बावनकुले मैडम ने हमको दे दिया लिख के कि भाड़ा 210 का कंप्लाइंस हो गया है, तो सीओ साहब के ऑर्डर के हमको वैल्यू नहीं है। क्या हमारे लिए वैल्यू नहीं है? ये बोड़के साहब ने कहा था। आपको लड़ना है जाके बावनकुले मैडम से लड़िए। अब ये समझिए कि सीओ साहब की बात को कोई मानता ही नहीं है। वहाँ के सब इंजीनियर बोलते हैं हम सीओ साहब की बात क्यों सुने। हाँ, तो ये चीज़ें हो रही है। तो सीओ साहब की पोस्ट रखी क्यों हुई है? निकाल दीजिए ना। क्यों उनको बैठा के वहाँ पे बिना मतलब पब्लिक के ऊपर बर्डन दिया जा रहा है? हाँ, तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही हो रहा है? क्या अंधा कानून नहीं है? अन्याय नहीं हो रहा है? क्या राज्य सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही कि इतना बड़ा स्कैम हो रहा है यहाँ पे? दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, ये 31 में एक व्यक्ति ने अपने क्रॉस चेक करवाई तो सेक्रेटरी एसआरए के रिकॉर्ड में उनकी जो लाइट बिल 92 से थी और उनकी पात्रता की गई थी, क्योंकि 2014 में 1995 की वैलिडिटी थी। कभी दोस्तों 2014 में 1995 की 1/1/95 की वैलिडिटी थी डेटम लाइन। तो उनको बताया कि 92 से इनका स्ट्रक्चर्स है। अब जब इन्होंने कंप्लेंट अथॉरिटी से वेरीफाई करवाया तो वहाँ पे निकला कि इनका झोपड़ा 2002 के बाद का है और उनकी पात्रता सशुल्क में हुई है। अब क्या कहेंगे इसके बारे में बताइए। अब 31 में से सिर्फ एक अभी और बाकी है, तो इसमें सही लोग भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं। 95 ने 85 के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, पुराने डॉक्यूमेंट है, हमारे बगल के पड़ोसी उनके सबके। लेकिन उन लोगों को इस कैटेगरी में डाल के उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। अब हमारे जो अध्यक्ष हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से राज्य सरकार को और सीओ साहब को बताना चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका एक लाइट बिल पे 2 यूनिट दिया गया, एक कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल वाइफ के नाम पे, और फिर 2014 में सेक्रेटरी एसआर ने पात्रा कर दिया उनको कॉमर्शियल पे सेम लाइट बिल। तो भाई मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूँगा, सतीश लोखंडे साहब को भी गुजारिश करूँगा, जब एक आदमी को आप न्याय दे रहे हो तो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? हम मुंबई कर भी तो उन्हीं में से हैं, तो हमको सबको एक डॉक्यूमेंट पे एक रूम और एक दुकान दीजिए। क्या दोस्तों गलत बात बोल रहा हूँ मैं? प्रायोरिटी का सबको अधिकार है, समानता का अधिकार सबको है दोस्तों। संविधान में ये नहीं लिखा है कि चेयरमैन सेक्रेटरी को अलग कानून लगेगा, हमारे लिए अलग लगेगा, ऐसा कोई लिखा है? तो प्रायोरिटी समानता है तो आपको हमको भी दो ना। हम नहीं करेंगे? सबको पूरी मुंबई में सबको लागू करो। एक डॉक्यूमेंट है आपके पास तो एक रूम एक दुकान मिलेगा, करिए ना। अगर नहीं कर सकते तो उनको क्यों दिए गए? उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए दोनों डॉक्यूमेंट का। अब हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जिनके स्ट्रक्चर्स कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़े गए, बीएमसी में 314 की 354 और 314 की नोटिस दी थी, उसके आधार पे तोड़े गए, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया था बीएमसी को कि अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे पीपी है करना है, नेसेसरी है, तो आप एक्शन ले सकते हो, और अगर नहीं करना है तो जो भी वहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरी के जिन्होंने केस किया था वो अपने झोपड़े रीस्टोर करे पहले के शेप में, आकार में और स्थिति में। ये ऑर्डर्स थे। अब यहाँ पे
28 अप्रैल 2012, 30 अप्रैल 2012 को ये एच वार्ड बीएमसी ने पूरा स्ट्रक्चर धराशायी कर दिया, कंप्लीट डेमोलिशन कर दिया। अब वहाँ पे स्ट्रक्चर है ही नहीं। 26 अप्रैल 2012 को ये सेक्रेटरी साहब और उनके फैमिली वाले ये प्रॉपर्टी बेच दिए किसी और को। कितने में दोस्तों? 2 करोड़ में। 2 करोड़ में प्रॉपर्टी बेच दी है। अब बेचने के बाद ये बिल्डर ने डिपार्टमेंट में लेटर दिया कि भाई ये जो फलाना व्यक्ति है इसका हमारी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है और उसने ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। और उसके ठीक 14 दिन बाद, ये 2014 की बात बता रहा हूँ, और ठीक 14 दिन बाद इन्होंने, सॉरी 13 या 14 की बात है, इन्होंने अपील में एफिडेविट फाइल किया कि फलाना बंदा यहाँ पे रहता है, उसकी पात्रता निश्चित की जाए। मतलब एसआरए में खुद लेटर दिया है कि इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बेच दिया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई वो जब प्रॉपर्टी बीएमसी ने तोड़ दिया था, बीएमसी ने तोड़ दिया था पीएपी की, उसको पीएपी देना चाहिए था बीएमसी द्वारा। इनको स्कीम में कैसे लिया गया? इनको स्कीम में कैसे लिया गया? और स्कीम में लाने के बाद दोस्तों, स्कीम में लाते हैं और 2015 में सेक्रेटरी बन जाते हैं। 2015 में सेक्रेटरी बन जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है दोस्तों कि यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो 2014 में जो सोसाइटी थी उन्होंने कोई भी प्रोविजनल लिस्ट सबमिट नहीं किया था। किसके पास? एआर के पास। क्योंकि दोस्तों सोसाइटी एक्ट का रूल है कि आपका जब भी इलेक्शन का समय आएगा तो 6 महीने के पहले ही जो पिछली कमेटी है वो रिपोर्ट देगी किसको? एआर को, कि हमारा ये टाइम पे हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है, और उसके साथ में सभी झोपड़ी धारकों की लिस्ट दी जाएगी कि कितने हमारे मेंबर्स हैं। बराबर है? तो ऐसी कोई भी प्रोविजनल लिस्ट सोसाइटी ने नहीं दी थी। अब अचानक में वहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट आती है, और जिस प्रोविजनल लिस्ट में जो चेयरमैन बने हैं, जो सेक्रेटरी बने, उनका नाम ही नहीं था, उनका नाम था ही नहीं, और वो इलेक्शन में जीत जाते हैं। तो उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का परमिशन डिपार्टमेंट ने कैसे दिया जिनका इलेक्शन यादी में नाम ही नहीं है? अभी दोस्तों आप बताइए, आपका जो महानगर पालिका का या एमएलए एमपी का इलेक्शन होता है, आपका वोटिंग में नाम नहीं है तो क्या आप जाके वोट कर सकते हैं क्या? तो उनका वहाँ पे प्रोविजनल मतलब इलेक्शन यादी में नाम ही नहीं है, और वो इलेक्शन में खड़े होके जीत भी जा रहे हैं। मतलब ये कौन काम किया? असिस्टेंट रजिस्ट्रार के डिपार्टमेंट ने। उस समय मेरे ख्याल से कुलकर्णी साहब थे, कुलकर्णी साहब ने ये सब किया था। और इसका मैटर जब उठा तब 2016 में कमेटी भंग हुई। 2016 में कमेटी भंग हुई। अब 2016 से 2017 में जहाँ पे कोई भी हलचल नहीं थी, वहाँ पे वसंत सिंधे नाम के अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी बैठे हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटर। अब अचानक में 2018 में अपील फाइल की जाती है मंत्रालय में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और वहाँ क्या बोला जाता है कि प्रदीप सिंह अपात्र है, प्रदीप सिंह को सोसाइटी में बोलने का अधिकार नहीं है। और देखिए सबसे बड़ा कोइंसिडेंट क्या होता है कि जिस जगह पे हेयरिंग हो रही है, ये मंत्रालय कोर्ट है, कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी वहाँ पे बैठे थे उन अधिकारियों को समझना चाहिए कि वहाँ पे आपने किसी को बुलाया है या नहीं बुलाया। अगर नहीं आया तो टाइम दीजिए, इनको सम्मन भेजिए कि भैया अगले तारीख में आइए। और उस जगह पे मुझे पार्टी बनाया ही नहीं गया, जबकि कंप्लेंट मेरी थी, तो मुझे पार्टी नहीं बनाया गया। और वहाँ पे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैनेज किया गया, डिपार्टमेंट के अधिकारी गए ही नहीं, और वहाँ बैठ के सोसाइटी ने आराम से ऑर्डर ले लिया
कि भाई प्रदीप सिंह तो अपात्र हैं, उनको इस सोसाइटी में करने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऑर्डर दे दिया रेवेन्यू कोर्ट ने कि प्रदीप सिंह पात्र है या अपात्र है उस बारे में कोई खुलासा नहीं है। अरे सर, खुलासा नहीं था, डिपार्टमेंट से मांग लेते। जहां आपने 6-8 महीना अपील पेंडिंग करके रखा था 152 की, तो वहां एक हफ्ता और सही डिपार्टमेंट को बोलना चाहिए था, भाई डिटेल दो, कंप्लेंट अथॉरिटी से लो कि भैया इनकी पात्रता हुई है नहीं हुई है। लेकिन नहीं, यहाँ तो घाई क्या थी, कुछ नहीं, सब मैनेज्ड है, बस ऑर्डर पास करना है। इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया 2018 में, नहीं कमेटी बराबर है, मेरे हिसाब से इनको मौका देना चाहिए, इनका कार्यकाल बाकी है भी। और जबकि वही जॉइंट रजिस्ट्रार ने ऑर्डर क्या दिया था दोस्तों मालूम है, कि कमेटी यहाँ के 250 लोगों के लिए धोखादायक है। इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे आईजे रजिस्टर्ड बनाया, लेकिन आईजे रजिस्टर में डेट नहीं डाला है कि भाई कौन आदमी किस दिन पात्रता पात्रता हो रही है। मिनट्स 3 साल का ऑडिट एक साथ भी किया गया बिना किसी परमिशन के एआर के, वो उन्होंने कैंसिल किया कि भैया आपको अधिकार नहीं 3 साल का ऑडिट एक साथ करो। तो ये सब रद्द करके बाद ऑर्डर दिया गया इनको तुरंत से तुरंत निकाला जाए। और वही मंत्रालय में जो अधिकारी जो थे वहाँ पे, उन्होंने कितनी दया दिखाई सोसाइटी के ऊपर कि नहीं 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 नहीं, ये बेचारे भोले वाले हैं। 250 लोग तो बेकार लोग हैं, 250 लोग बेकार लोग हैं, ये 250 लोग तंग कर रहे हैं ये 11 लोगों को। इनकी गलती नहीं है, वो 250 की गलती है। इसलिए ये 11 को मैं मौका देता हूँ कि इनको एक मौका देना चाहिए। अब ऑर्डर तो दे रहे हैं, अब लास्ट में फंस कहाँ गए, अब फर्स्ट वहाँ गए कि जहाँ इनको ऑर्डर में मैंने जो डिमांड किया था वही चीज़ वहाँ पे ऑर्डर में उन्होंने पुटअप कर दिया कि भाई भले कुछ भी हो, लेकिन 89 का कंप्लायंस करना जरूरी है और 3 हफ्ते के अंदर कंप्लायंस कीजिए इसका, 3 हफ्ते में कंप्लायंस कीजिए। अब ऑर्डर आता है 2018 में, फिर उसके बाद उनकी नोटिस निकलती 2023 में, जिसको 2020 में कंप्लेंट फाइल किया हमने, उसके आगे कंप्लेंट किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन आते 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 2023 में मैटर खड़ा हुआ। अब मैटर खड़ा हो गया तो उसके बाद मैटर को घुमाया गया, मैटर 89 के मैटर को लेके आ गया 77A पे, 77I पे। और जब ये रिपोर्ट आई दोस्तों, जब ये रिपोर्ट आई, कौन सी रिपोर्ट, ये जो अपात्र की, तो हमने बोला मैडम यार सेक्रेटरी तो अपात्र थे, तो 8 साल से कर क्या रहे थे, बाहर का आदमी क्या कर रहा था। भाई सोसाइटी है और सेक्रेटरी अपात्र है तो सोसाइटी के सब काम नल एंड वाइड करने चाहिए 8 साल के। हर डॉक्यूमेंट में इनकी जो सिग्नेचर है चाहे किसी की भी हो, टोटली नल एंड वाइड किया जाए। अब उन्होंने क्या किया, 78A की नोटिस निकाली। अब 78A चालू हो गई। अब वहाँ पे जब क्लोज फॉर ऑर्डर 6 महीना अभी तक ऑर्डर नहीं निकाल रही। कौन, संध्या मंगेश बावड़कुले ऑर्डर नहीं निकाल रही। हर चीज़ का मैटर को अगर कोई रुका के 2-4-6 महीने पास कर सकता है ना एसआरई के अंदर में, वो है संध्या मंगेश बावड़कुले। उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को लगता है उनकी पहचान बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जैसे वहाँ बाहर आप जाइए, उनका नाम लीजिए तो कोई ना कोई आपको बताएगा अरे भाई बहुत बड़ी पहचान है उनकी, मिनिस्ट्री लेवल तक पहचान है। अब ये मैं नहीं जानता हूँ दोस्तों, ये मैं सुना हूँ। अब उनकी कितनी पहचान है क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस हिसाब से उनका कार्य है दोस्त, तो लोग मर जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। आज 78 का ऑर्डर निकाले, मुझे मल्होत्रा हो जाने दीजिए, क्यों रुका के रखे। कभी का हियरिंग उनका क्लोज फॉर ऑर्डर हो चुका है। 13-2 की हियरिंग, खाली बिल्डर से ड्यूज मांगना था, कितना भाड़ा पेंडिंग है उसके लिए 2-3 महीने से रुका के रखी है। फाइल आगे जा ही नहीं रहे 13-2 के लिए। 4 हियरिंग हो चुकी COSRS से, लेकिन मैडम ने नीचे दबा के रखा फाइल। बताइए ना, अगर नहीं दबी तो बताइए, मुझे पूछिए ना, मैं बताता हूँ ना कि भाई फाइल का क्या हुआ। आपने टाइम दिया था 15 दिन का बिल्डर को, 10 दिन का मुझे। बिल्डर ने कुछ नहीं दिया, मैंने 10 दिन का सबमिशन कर दिया है। और 10 दिन के सबमिशन में ये भी बताया कि आपने यहाँ पे क्या फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट दिया, वो भी मैंने डाला हूँ। आपने जो गलत रिपोर्ट दिए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, वो रिपोर्ट भी डाला हूँ, तो उसका जवाब दीजिए। तो डालिए ना,
सीईओ साहब के यहाँ डालिए कि भाई ये तो मैंने सब रिपोर्ट गलत किया था, इसमें डेवलपर की गलती नहीं है। आज हमारे यहाँ पे लोगों ने क्या दुश्मनी, क्या क्या तक दुश्मनी थी इनकी, किस लिए किया गया? हम तो मैडम आपके यहाँ न्याय मांगने के लिए आए थे, हमारी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, लेकिन हमारे इस मैटर को इतना संजीदा बना दिया, इवन यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान तक चेंज कर दिया। ये बोड़के साहब, ये बोड़के साहब और मीरचंदनी साहब यही बोल रहे, बोलते हमको नहीं मालूम। ये बावनकुले मैडम ने तो उनके पास अधिकार का वापर करके हमको लिखित में दिया, प्लान चेंज कर दो। तभी मैं क्या समझूं इस चीज़ को, क्या समझूं कि इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा पावर तो भाई एक एआर के पास, मैं नहीं मान सकता। कुछ तो और है, शायद इन्होंने, सरकार ने इनको कुछ एक्स्ट्रा पावर, सीईओ से बड़ा पावर दिया होगा कि भाई आप ही देखो, सीईओ को पहले बैठा के रखिए। सीईओ साहब की तो वैसे भी कोई अधिकारी मानता नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ। तो सीईओ साहब मेरे ऊपर एफआईआर करे चलेगा, मैं सबूत दूंगा ना, सबूत दूंगा ना। आपने बोला था ना लोखंडे साहब, आपने बोला था ना जब तक 2 साल का रेंट और 1 साल का पीडीसी नहीं देता बिल्डर का कोई भी अप्रूवल नहीं करना। तो सर उसके पास तो होगा ना अप्रूवल, प्लान चेंजेस हो गए, प्लान अमेंडमेंट हो गए, डेवलपमेंट परमिशन दे दिया गया, एलओआई रिवाइज कर दी गई, हर चीज़ तो हुआ। लेकिन तो सर हमारे भाड़े आए क्या? हमने क्या मांगा आपसे? भाड़ा ही मांगा है ना। क्या गलत किया है? हम गलत कर रहे हैं, न्याय मांग रहे, गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें अब आप बताइए, क्या हम गलत कर रहे हैं? हम न्याय मांग रहे, गलत कर रहे क्या? तो दोस्तों ये हालत हमारी नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ एसआरए है इसी तरह से पब्लिक परेशान है, लोग परेशान है। फ़ोन कॉल्स आते हैं मुझे, परेशान हो जाते हैं, सर ये है, सर वो है। मैं क्या बोलूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं क्यों चैनल बनाया। मेरा ही दर्द कम था, जो दुनिया का दर्द सुन के और मेरा टेंशन बढ़ जाता है। अब क्या बोले, मेरे पास तो भाई मैं एडवाइस दे सकता हूँ, बाकी तो मेरे पास कोई पावर सरकार का नहीं है कि मैं बोलूँगा कि भैया जाओ लोखंडे साहब को मेरा नाम लो, ऐसा तो मेरा पावर नहीं भाई, गरीब आदमी हूँ मैं खाली आपको गाइडेंस करूँगा लीगल का कि भाई लीगल में आप एक काम करिए। अब लीगल की लड़ाई तो भाई बड़ी लंबी चलती है, जो मैं खुला बोलता हूँ, मैं तो 10 साल लड़ने को तैयार हूँ। आइए लड़ाई के पीछे ना हटूँगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ बताने की ज़रूरत है कि एसआरए में क्या होता है। और ये जो मैंने बताया ना, ये जो एनेक्शल 2 की कॉपी, सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 सेक्रेटरी एसआरए की, ऑर्डर होने के बाद भी एआर डिपार्टमेंट में कोई नहीं मान रहा है, ना तहसील डिपार्टमेंट में सीईओ एसआरए का ऑर्डर माना जा रहा है। अभी बावनकुले मैडम के यहाँ से मुझे क्या बोला जा रहा है कि भाई एक जन अपात्र मैं उतना लिख के दे दूँगा। मतलब ठीक है मैडम, तो उसमें सीईओ साहब का ऑर्डर भी तो डाल दीजिए ना, हमने तो दिया है ना, साइटेशन हमने ये दिया है ना, एविडेंस डाला है ना, तो एविडेंस कोट कर दीजिए ऑर्डर में, एविडेंस कोट करिए कि आपने क्यों नहीं एविडेंस में डाला, वो लगाइए एविडेंस में ऑर्डर में, तो हम चलते आगे। वो नहीं निकाली ऑर्डर कि उनको मालूम है एविडेंस कोट करना ही पड़ेगा, कि रिटर्न सबमिशन है मेरा, एविडेंस तो कोट करना पड़ेगा। अब देखिए कितना कोट करती है एविडेंस। नहीं करेंगे तो चलेंगे मल्होत्रा, पूछेंगे भैया हमारा तो चीज का मैटर लाए नहीं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो 78 में नोटिस दी गई थी, उनको बोला गया था कि आपके पात्रता के डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट नहीं किया, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। ऊपर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई ये तो अपात्र आदमी है, मैंने अपना सप्लीमेंट्री वहाँ पे सबमिट किया कि उन लोगों ने नहीं किया है, तो फिर भी बोलते पात्र है। तो मैडम को सप्लीमेंट्री देखा नहीं, कुछ नहीं, खाली रिपोर्ट आ गई पात्र है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी बताइएगा और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं, तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में फीस किसी और करप्शन में। करप्शन का तो इतना है कि सुनते सुनते आप भी बोर हो जाएंगे, बोलते बोलते मैं भी बोर हो जाऊँगा। लेकिन ये एसआरए का करप्शन नहीं रोकने वाला है। अब पता नहीं क्या हो, अब कौन सा युग आएगा कि एसआरए से बचेंगे लोग। गर्मी परोड़ जाती है दोस्तों मुंबई की, एसआरए नहीं पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों,
जय महाराष्ट्र।